जय हिंद। नमस्कार। आज यह शिक्षा मनोविज्ञान का तीसरा प्रश्न पत्र है और जैसा कि आगामी भर्ती परीक्षा रीट को मद्देनजर रखते हुए पुराने प्रतियोगी परीक्षा में जो प्रश्न आए हुए हैं वो हमारे सर अविनाश जी ने केकड़ी अजमेर से ये प्रश्न पत्र तैयार किया है, तो आप इसको देखें और अपना आकलन करें। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है वंशानुक्रम, जैव अजैव, परिवार, पशु। यानी यह पुराने एग्जाम में पूछे गए हैं। अब आपको यह जानना है कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए। जो पहली बार आए हैं चैनल पर वो एक बार चैनल को देख लीजिए कि क्या फीडबैक है। प्राकृतिक पर्यावरण यानी अपने को ये पता है कि ये जो पर्यावरण शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। किन से मिला है भाई? दो शब्दों से। गुरुजी कौन सा है? देखो, दो शब्द है, परि प्लस आवरण। परि प्लस आवरण। परि प्लस आवरण का अर्थ क्या होता है? परि का अर्थ होता है यानी ऊपरी। परि का तात्पर्य क्या हुआ? ऊपरी। और आवरण का मतलब आप सभी जानते हैं कि चारों ओर से घेरे हुए। चारों ओर से घेरे हुए। ठीक है, बिल्कुल आप सबने सही जवाब दिया है। ये उत्तर होगा इसका जैव अजैव, क्योंकि पर्यावरण में दोनों ही चीज शामिल होती है। पर्यावरण में जैव भी होते हैं और अजैव भी शामिल होते हैं। अतः जैव अजैव दो प्राकृतिक पर्यावरण से चारों ओर से घिरे हुए हैं। ठीक है, दोनों ही प्राकृतिक पर्यावरण से चारों ओर से घिरे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से सीखने के नियमों में सम्मिलित नहीं है, यानी शामिल नहीं है सीखने के नियमों में? सीखने का मतलब क्या होता है आप ये भी जानते हो, अधिगम। ठीक है, लर्निंग जिसे बोलते हैं। अभ्यास, तत्परता, खेल, प्रभाव। यानी एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक, ये आप इसको ध्यान से याद कर लेना। थॉर्नडाइक के द्वारा अधिगम यानी सीखने के मुख्य एवं गौण नियम बताए हैं, जिसमें अधिगम सीखने के जो मुख्य नियम है वो कितने नियम है भाई? 3 नियम है। कितने हैं अधिगम के मुख्य नियमों में? 3 नियम। अधिगम भी ऐसे लिखते हैं ना अपने, अधिगम, और इसी से 3 नियम आ जाए। सर कौन सा है? एक तो है तत्परता का नियम, वेरी गुड। दूसरा है अभ्यास का नियम, और तीसरा है प्रभाव का नियम एवं गौण नियम। प्रभाव का नियम एवं इसे और किस नाम से जानते हैं? गौण नियम। यानी इन नियमों में किसको शामिल नहीं किया गया? खेल को। तो दिस इज ए राइट आंसर। बिल्कुल आप सभी का ये सही जवाब है, खेल को शामिल नहीं किया गया है। अब इसके अंतर्गत भी क्या है? 5 प्रभाव एवं गौण नियम के बाद में 5 अपने और इसके मुख्य भाग पढ़ते हैं। बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवर्ती का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम। दोबारा बोल रहा हूं, नोट कर लीजिए। एक तो होगा बहुप्रतिक्रिया का, बहुप्रतिक्रिया का नियम। बहुप्रतिक्रिया का नियम हो गया। मनोवर्ती का नियम हो गया, मनोवर्ती का नियम हो गया। मनोवर्ती के अलावा आंशिक क्रिया का नियम हो गया, आंशिक क्रिया का नियम हो गया। तो बहुप्रतिक्रिया, मनोवर्ती, आंशिक क्रिया, और 2 मैं आपको बता देता हूं, सादृश्यता का नियम और साहचर्य का, साहचर्य परिवर्तन का नियम। ठीक है, साहचर्य परिवर्तन का नियम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं, यानी जीन पियाजे की बात कर रहे हैं अपने। ठीक है, जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे अपने बात करें तो पहला प्रश्न ये भी आ सकता है कि कहाँ के निवासी थे? तो स्विट्जरलैंड के थे। कहाँ के थे भाई? स्विट्जरलैंड के निवासी थे। स्विट्जरलैंड के निवासी थे। और जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताइए? शाबाश। संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताइए? 4 अवस्थाएं बताई है। यह सही जवाब है, जो इस प्रकार से होती है। यानी जैसे एक होती है 0 से, इसका उत्तर तो क्या हो गया? 4। 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष उसे क्या बोलेंगे? संवेदी पेशीय अवस्था। संवेदी पेशीय
अवस्था, ठीक है। और उसके बाद में जो आती है उसे बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये कहाँ से कहाँ तक की होती है? 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, ठीक है। इनके अलावा दो और कौन सी है सर? बिल्कुल बता रहा हूं मैं, लिखते जाओ आप। वर्ष जो 7 से 11 वर्ष वाले होते हैं, 7 से 11 वर्ष वाले, ठीक है, इसको बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये होगी 7 से 11 वाले बालकों के लिए। उसके बाद में एक पढ़ते हैं अपने औपचारिक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था। ये कब से कब तक है? 11 से 15। ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आओ आप, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप में कंपटीशन करोगे तभी पता चलेगा। अपने सभी साथियों को वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि अपने नेक्स्ट वीडियो और बनाए, ताकि हमें पता चलता रहे कि आपकी तैयारी कैसी है। और जो पहली बार रीट की तैयारी कर रहे हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि उससे भी पता चल जाए कितने विद्यार्थी पहली बार हैं, और दूसरे बार जो तैयारी करने वाले हैं वो भी कमेंट करें, ठीक है। और जो चीज़ आपको नहीं समझ में आती वो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, ताकि आपके जिन चीज़ों की जो कमी है उन चीज़ों को पूरा किया जा सके। सृजनात्मकता की पहचान होती है पुराने व्यवहार से, चित्रकला से, संगीत से, नवीन परिणाम से। यानी जो जो क्लासें आपको समझ नहीं आती है, जो टॉपिक समझ में नहीं आते हैं, उनको आपके लिए यहाँ पर यूट्यूब के माध्यम से पूरा किया जा सके। सृजनात्मकता यानी ये किससे बना है? सृजन शब्द से बना है, सृजन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है नवीन वस्तुओं एवं सिद्धांतों की खोज, नवीन वस्तुओं एवं सिद्धांतों की खोज। इस प्रकार नवीन परिणामों से ही सृजनात्मकता को जाना जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नवीन परिणाम से, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए, सृजनात्मकता जो शब्द है वो किससे बना है भाई? सृजन शब्द से बना है। इन अर्थ क्या हुए? नवीन वस्तुओं एवं सिद्धांतों की खोज। इस प्रकार नवीन परिणामों से ही सृजनात्मकता को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, हम करके सीखते हैं, ये किसने कहा है? डॉक्टर मेस, योकम, सिम्पसन, कोल्सनिक। बताइए। क्योंकि हम करके सीखते हैं यानी अधिगम की बात आएगी यहाँ पर। अधिगम प्रक्रिया पर शोध करके निष्कर्ष निकाला कि व्यक्ति कोई भी कार्य है वह उसके अनुभव द्वारा सीखता है, ठीक है। तो ये किसने कहा है? ये परिभाषा किसकी हो जाएगी भाई? बिल्कुल सिम्पसन की। यानी अधिगम प्रक्रिया पर शोध किया और निष्कर्ष हमने क्या निकाला कि व्यक्ति कार्य करके उसके अनुभव द्वारा सीखता है। उसके जो कार्य किया है उससे उसको अनुभव होता है, उसके अनुभव द्वारा सीखता है। जैसे आप खाना बना रहे हो, रोटी बनाना लग रहे हैं, यहाँ पर पहला रोटी बनाओ जब नक्शो कौन बन जाए, कदे कदे भारत को बन जाए, कदे ऑस्ट्रेलिया को बन जाए। फिर क्या होता है, रोटी बनाते 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 एक दिन ऐसा आता है कि कान फोन लागड़ो है, हेलो आज गोभी की सब्जी लिए, दाल की सब्जी कौन बनाओ आपा, ठीक है। और फिर भी अपने रोटी को गोल बना देते हैं। वो क्या हो जाती है? वो बार बार कार्य किया, बार बार सीख गए। जैसे मोटरसाइकिल चलाना सीखते हैं, अपने मोटरसाइकिल चलाते समय क्या करते हैं? पहले गियर लगाते हो, नीचा देखा कि आगे देखा ही मैंने मोटरसाइकिल चाला है, वो कौन चाला है, पर गियर नीचा लगा रहे हैं। हाँ, लेकिन एक दिन आदत पड़ जाती है, फिर हम सीख जाते हैं। सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय है संज्ञानात्मक, सह संज्ञानात्मक, एक व दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखो, व्यापक शब्दों में संपूर्ण तथ्यों का समावेश होता है। व्यापक में क्या हो जाएगा? संपूर्ण तथ्यों का समावेश, संपूर्ण तथ्यों का समावेश होता है। संपूर्ण तथ्यों का समावेश होता है जिसमें संज्ञानात्मक तथ्य तथा उनके सहायक सह संज्ञानात्मक तथ्य भी आते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एक व दोनों, क्योंकि संज्ञानात्मक भी आएंगे और इसके सह सहायक सह संज्ञानात्मक तथ्य भी आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? कौशल, अभिक्षमता, अभिवृत्ति, बुद्धि। मनुष्य का व्यवहार किससे प्रेरित होता है? कि हम जो आपस में व्यवहार करते हैं उसमें किसका मुख्य योगदान रहता है? बताओ।
देखो, मानव का जो व्यवहार होता है वो मुख्यतः हमेशा किससे प्रेरित होगा भाई? बुद्धि से ही होगा। बुद्धि से प्रेरित होता है तथा वह बुद्धि के द्वारा अपने व्यवहार को दूसरों के साथ समायोजित करता है। कोई जिया मतलब कि अब सासू और बहू है, ठीक है, अब आपस में लड़ाई होती रहे तो बस बीननी या सासू दोनों आपकी बुद्धि के अनुसार ही बिना समायोजित करेगा, नहीं तो बस दोनों का बीच में लड़ाई होती रहेगी। तू आज चाह बढ़िया कौन बनाई, ठीक है, फिर बाकी ऐसी तू भी तो कदे बीननी ही, ठीक, वो ऐसी ही बातें। तो उसमें क्या है कि बुद्धि का होना जरूरी है, इसलिए मानव का व्यवहार मुख्यतः बुद्धि से प्रेरित होता है। नेक्स्ट प्रश्न, एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष है तथा मानसिक आयु 15 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी 125, 280, 100। अब पहले तो हमें इसका सूत्र आना चाहिए बुद्धि लब्धि का, IQ, ठीक है। यानी अगर वो सूत्र आता है तो आप इसको हल कर सकते हैं। जैसे आप लिखिए, मैं बता देता हूं, बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि यानी जो सूत्र है वो क्या होगा? मानसिक आयु, मानसिक आयु, यानी इधर लिख देता हूं मैं IQ, और ये हो गया इधर मानसिक आयु, मानसिक आयु MA, ठीक है, और बटे में आ जाएगा यहाँ वास्तविक आयु, वास्तविक आयु इंटू 100। तो अब हम इसको काट देंगे किस प्रकार? 15, 12, 100, तो ये काट लो आप, 25, 5, 5, 5, 25, 5, 125, उत्तर क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप नोट कर लीजिए, बिल्कुल सही प्रयास आप लोगों का। प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है बच्चे का समाजीकरण, बच्चे का लोकतंत्रीकरण, पाठ्यक्रम की समझ, इनमें से सभी। प्रत्येक सप्ताह में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि अपने शिक्षक भर्ती हेतु जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 3 या 4 टेस्ट तो इनके आएंगे। बाकी कला एवं संस्कृति, इतिहास की क्लासें चल रही है, और उसके अंदर प्राचीन भारत या सभ्यताओं के जो टॉपिक है, मौर्य वंश है, जो भी गुप्त वंश है, वो सारे वो आपको मैं करा दूंगा, आधुनिक भारत के महात्मा गांधी वगैरह जो भी, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है बच्चे का समाजीकरण, बच्चे का लोकतंत्रीकरण, पाठ्यक्रम की समझ, या इनमें से सभी। बच्चे का लोकतंत्रीकरण, बिल्कुल सही, क्योंकि बच्चे का लोकतंत्रीकरण होना ही प्राथमिक शिक्षा का मुख्य घटक है। क्या है भाई? प्राथमिक शिक्षा का मुख्य घटक है। इसमें स्वतंत्र होकर अपने कार्य एवं व्यवहार को संचालित करते हैं। किसको संचालित करते हैं भाई? कार्य एवं व्यवहार को संचालित करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज आपको याद हो जाएगी कि प्राथमिक शिक्षा में मदद कौन करे? बच्चे का लोकतांत्रिकरण गुरुजी मुख्य घटक होता है ये प्राथमिक शिक्षा का, और इसमें कार्य एवं व्यवहार को संचालित करते हैं स्वतंत्र होकर। नेक्स्ट, सामान्य बुद्धि बालक प्राय किस अवस्था में बोलना सीख जाता है? यानी जिसकी सामान्य बुद्धि होती है वह बालक कितने महीनों में बोलना सीख जाता है? बताइए। सामान्य बुद्धि के बालक 11 माह, 16 माह, 34 माह या 51 माह? देखो, जैसे अपने बात करते हैं कि ज्यादातर बच्चे जो होते हैं वो सार्थक शब्द जो होता है उसको तो वो 10 माह या 13 माह में बोलना के मध्य बोलना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, लेकिन किस अवस्था में बोलना सीख जाता है उसके लिए क्या होगा यहाँ पर? 34 महीने। सामान्य बुद्धि के बालक प्राय 34 माह में बोलना सीख जाते हैं। एवं ध्यान में रखो आप इस बात को कि जो प्रथम जो सार्थक शब्द होते हैं बच्चे, उनको 10 माह से या 13 माह के बीच में बोलना प्रारंभ कर देते हैं। ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। बहुत बार ये तो आप लोगों ने देखा होगा कि किसके लिए प्रयोग किया जाता है। ब्रेल लिपि के जो आविष्कारक हैं यानी वैज्ञानिक है, ठीक है, उनमें भी अपने नाम लें तो उनका नाम आता है लुई ब्रेल। लुई ब्रेल जो है
इनके द्वारा इसका निर्माण किया गया ब्रेल लिपि का। कब किया गया था सर? 1821 ईस्वी में। कब किया गया था? 1821 ईस्वी में। यह एक फ्रांसीसी शैक्षिक वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे। और ब्रेल लिपि जो होती है वो दृष्टिबाधितों के लिए होती है, यानी उनको पढ़ने के लिए एक नई तकनीक है, दृष्टिबाधितों को पढ़ाई कराने के लिए, पढ़ने के लिए है, ठीक है, पढ़ने के लिए। तो नेक्स्ट चलते हैं। द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन, जेम्स ड्रेवर, हॉल्स या वेल्स? देखो, जो इसके प्रतिपादक हैं उन्होंने बुद्धि के भी दो तत्व बताए हैं। किसके बताए हैं? बुद्धि के दो तत्व बताए हैं। एक का नाम है सामान्य तत्व और दूसरे का नाम है विशिष्ट तत्व। अब बता दो। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्पीयरमैन। बिल्कुल सही है, स्पीयरमैन यानी सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व। नेक्स्ट प्रश्न, 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया है? 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन, टेम्स नदी के किनारे है, इसका मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया है? बताओ। अल्फ्रेड बिने, वुडवर्थ, गोल्टन, केटल, क्या होगा इसका उत्तर? तो इसका उत्तर होगा अल्फ्रेड बिने। 1882 ईस्वी के ऊपर लिखा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पादन होती है, यह कथन किसका है? व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पादन होती है, यह कथन किसका है? स्टेनबर्ग, वाइगाट्स, सेलोवी, मेथर। बताओ। व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ कि बुद्धि संस्कृति का उत्पादन होती है, यह कथन है भाई स्टेनबर्ग का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से है? अभी आप बेसिक क्लियर कीजिए, छोटे पुराने प्रश्नों को ध्यान में देखेंगे क्योंकि इनसे ही बहुत ज़्यादा बार प्रश्न आ जाता है। जैसे सीटेट में जो प्रश्न आते हैं साइकोलॉजी के, वही प्रश्न हमें रेट में भी देखने को मिल जाते हैं। किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से है? आत्म अभिव्यक्ति, आत्म अनुदेशन, आत्म प्रबलन, आत्म नियंत्रण। बताओ। देखो, इसका उत्तर होगा आत्म नियंत्रण। आत्म नियंत्रण से तात्पर्य क्या है? आत्म नियंत्रण से तात्पर्य है अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हुए, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हुए, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हुए व्यवहार का संचालित करना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, ये लाइन आपको याद होनी चाहिए पूरी की पूरी। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। 3 से 18 वर्ष के लिए, 6 से 14 वर्ष के लिए, 6 से 22 वर्ष के लिए, 6 से 8 वर्ष तक के लिए। देखो, सामान्य बच्चों के लिए अगर पूछा जाए तो 6 से 14 वर्ष के लिए होता है, लेकिन यहां दिव्यांग बच्चों का पूछा है। सामान्य बच्चों के लिए तो कितना हो जाएगा? सामान्य बच्चों के लिए, तो सामान्य बच्चों के लिए तो हो गया यहां पर 6 से 14 वर्ष, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर होगा दिव्यांग बच्चों के लिए 6 से 18 वर्ष के लिए, ये होगा, क्योंकि ये किसके लिए है? दिव्यांग बच्चों के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, किस
परीक्षण में 10 मसीह लक्ष्य होता है। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए मसीह लक्ष्य क्या है। मसीह लक्ष्य अर्थात स्याही धब्बे, स्याही धब्बे, ठीक है। और ये आपको उत्तर बताओगे तभी पता चलेगा। स्याही धब्बे जो 10 कार्डों पर प्रयुक्त किए जाते हैं, किसके द्वारा? हरमन रोरसा, हरमन रोरसा परीक्षण, ठीक है। ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्यक्तियों की शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है? 45 से 65, 51 से 69, 52 से 71, 50 से 70। व्यक्तियों की शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है? बताओ। इसमें बिल्कुल 50 से 70% तक दबाव की भूमिका होती है, 50 से 70% तक। नेक्स्ट प्रश्न, पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन पुस्तक किसने लिखी है? हॉलर, फिलिप, क्रेपलिन, बेंजामिन रश। पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, ये किसने कहा है? ये आप कमेंट करके बताओगे। पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन पुस्तक किसने लिखी है? और आप जिसने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर रखा है वो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर ले, ठीक है। आशु जी के ट्रिक नाम से आप सर्च करोगे तो जिसमें 11,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं, वो अपना टेलीग्राम चैनल है। आपको उसके माध्यम से भी टेस्ट सीरीज का पता चलता रहेगा और जो PDF फाइल होती है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर होगा क्रेपलिन के द्वारा, क्रेपलिन के द्वारा। नेक्स्ट है, सामूहिक पागलपन के प्रमाण किस शताब्दी से किस शताब्दी तक मिले? सामूहिक पागलपन के 10वीं से 15वीं तक, 11वीं से 16वीं शताब्दी तक, 10वीं से 14वीं शताब्दी तक, या 10वीं से 16वीं शताब्दी तक? बताइए। गलतियां होगी तभी हम आगे सीख पाएंगे, इनसे घबराना नहीं है, हमें लगातार बने रहना है और उसी से अपने आगे पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा। 10वीं से 16वीं शताब्दी तक। नेक्स्ट, मनः स्नायु विकृति के रोग का लक्षण है भय, आशंका, रोग, कष्ट। देखो ये क्यों होता है ये रोग? उसका कारण होता है जब व्यक्ति समय पर, जैसे जब व्यक्ति समय पर विश्वास नहीं करता, विश्वास नहीं कर पाता, तो वह अपने कार्यों की सफलता एवं असफलता के लिए लेकर सशंकित रहता है। और उत्तर क्या हो जाता है इसका? आशंका, ठीक है। क्या हो जाएगा? आशंका, क्योंकि वो न तो अपने कार्यों की सफलता असफलता के लिए सशंकित रहता है। उसी प्रकार मैं आपको भी ये कहना चाहता हूँ, खुद पर विश्वास कीजिए, आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जो सफल हुए हैं उनको भी उतना ही समय मिलता है जितना आप लोगों को मिल रहा है। आधुनिक युग से मानसिक स्वास्थ्य पर किसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है? जीवन की अस्थिरता का, शिक्षा का, आराधना का, भौतिकता का। आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है? शिक्षा को प्रभाव तो कौन पड़ सके, आराधना को भी कौन पड़ा है, भौतिकता को भी कौन पड़ा है, तो किसका पड़ेगा? जीवन की अस्थिरता का। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जीवन की अस्थिरता का, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, लिंग का निर्धारण होता है माता द्वारा, माता पिता द्वारा, पिता द्वारा, या पड़ोसी द्वारा। लिंग का निर्धारण ये अपने मानते हैं आनुवांशिकता के जनक के अनुसार। आनुवांशिकता के जनक कौन है भाई? आनुवांशिकता के जनक, आनुवांशिकता के जनक है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने कहा कि जो लिंग का निर्धारण होता है वो पिता द्वारा होता है, क्योंकि पिता में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं, XY गुणसूत्र निर्धारण होते हैं, इसलिए उन्होंने
पिता द्वारा बताया है। ठीक है, तो लिंग का निर्धारक कौन हो गया? पिता हो गया, जिसमें XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है सिर से, पांव से, हाथ से, संपूर्ण शरीर से। गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता, संवेदनशीलता का मतलब क्या होता है, ये आप कमेंट करके बताएं। सिर से, पांव से, हाथ से, संपूर्ण शरीर से। काफी इतना समय, तो इसका उत्तर होगा सिर से। सिर से विकास प्रारंभ होता है। नेक्स्ट, RTI एक्ट 2019 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं। 2019 नहीं है, 2009 है। ठीक है, RTI एक्ट क्या है? 2009। राइट टू एजुकेशन अधिनियम, RTI राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 के अनुसार न्यूनतम घंटे कितने हैं भाई? 45 घंटे हैं। कितने? 45 घंटे। प्राथमिक स्तर पर एक सत्र में 800 घंटे हैं। 800 घंटे है। ठीक है, और उच्च प्राथमिक स्तर पर 1000 घंटे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये आज तक का इतना ही था वीडियो, और अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अविनाश जी सर से बात करूंगा मैं कि वो लगातार आपके लिए वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद सर, और सभी विद्यार्थियों को भी तहे दिल से शुक्रिया, ताकि आप रीट के विद्यार्थी जुड़े हैं और अपनी तैयारी को अच्छी तरह से यहाँ से करें। जय हिंद, जय भारत। अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी के लिए, भावी कर्मचारियों को। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट कर देना, ताकि पता चलता रहे कि हम कैसा वीडियो बना रहे हैं।